मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। सभी दलों को युद्ध की स्थिति पर जानकारी दी गई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वो सरकार के साथ हैं। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया गया। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का टीएमसी ने बायकॉट किया। ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल शामिल नहीं हुए। दरअसल सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल गांधी भी अस्पताल में है और इसी वजह से वो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। फिलहाल सोनिया गांधी डॉक्टर्स की निगरानी में। गैस संकट के बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान विपक्ष ने खाली सिलेंडर खोखले वादे का पोस्टर लेकर विरोध जताया। रसोई गैस बुकिंग में कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा अलग अलग तय कर दी गई है। अब 5 किलो का सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 16 दिन में, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बुकिंग का अंतर बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है, तो वहीं सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। देश में 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी मिल गई है। ईज ऑफ ट्रैवल के लिए IVFRT डिजिटल प्रोसेस में 32 नए आइडिया जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दिखाई है। कोलकाता में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP का गठबंधन हो गया है। ओवैसी और हुमायूं ने कोलकाता में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हुमायूं ने ऐलान किया कि गठबंधन 182 से 192 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। हुमायूं ने ओवैसी के साथ गठबंधन पर कहा कि ये गठबंधन लंबा चलेगा, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को टीम M बताया है। ओवैसी ने कहा कि पूरी टीम मुसलमानों की है और ये गठबंधन बंगाल में इस बार मुसलमानों के लिए नया विकल्प है। जेडीयू नेता निशांत कुमार ने सारण कमिश्नरी के जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के साथ मीटिंग की। बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। निशांत कुमार ने कहा कि संगठन की ताकत कार्यकर्ताओं से होती है। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी है। निशांत ने कहा कि वे अपने पिता नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। गोरखपुर से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकार में मंदिरों को कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, कब्रिस्तान के लिए ही फंड मिलते थे, लेकिन अब यूपी के हालात बदल गए हैं। उन्हें कब्रिस्तान प्यारा था, हमें मंदिर प्यारा है और जिसको जो प्यारा होता है वो उसी के लिए काम करता है। योगी ने कहा कि पहले परिवारवाद की राजनीति थी, यूपी के खजाने में लूटपाट होती है। योगी सरकार ने रामनवमी के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। अब छुट्टी 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन रहेगी। दरअसल जनभावना के सम्मान में 26 मार्च के साथ साथ 27 मार्च को भी रामनवमी की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। दरअसल रामनवमी इस बार 27 मार्च को पड़ रही है और उसी दिन प्रदेश के कई शहरों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निकलेगी। इसमें मैक्सिमम 500 लोग भी शामिल हो सकेंगे। तनाव रोकने के लिए कोर्ट ने हथियारों और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। अंजनी पुत्र सेना का जुलूस सुबह 9 से दोपहर 1 बजे के बीच पूरा होगा। महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दुबई और दिल्ली की 1700 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर दी गई हैं। इसमें दुबई के बुर्ज खलीफा और दुबई हिल्स जैसे प्राइम लोकेशंस पर स्थित आलीशान विला और लग्जरी अपार्टमेंट शामिल हैं। जांच में खुलासा हुआ कि मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने सट्टेबाजी के काले पैसे को हवाला और शेल कंपनियों के जरिए इन बेनामी संपत्तियों में निवेश किया था और इस केस में अब तक कुल 4,336 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर एक बार फिर हमला हुआ। IAEA के मुताबिक ये दूसरी बार है जब न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करके हमला किया गया। एजेंसी ने बताया कि उन्हें ईरान ने इस हमले की जानकारी दी है। हालांकि इस हमले से न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्लांट अभी पूरी तरह एक्टिव है। अमेरिका की तरफ से 5 दिन तक हमला रोकने के ऐलान के बावजूद इजरायल ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने इजरायल के पावर प्लांट पर हमला किया। इजरायल के हादेरा में पावर प्लांट पर बम गिराए गए हैं। इसके बाद पावर प्लांट से धुआं उठता नजर आया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। हादेरा प्लांट पर ब्लास्ट के बाद इलाके में बिजली गुल होने की खबर आ रही है। अमेरिकी फौज ने इराक पर एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिकी फौज ने ईरान के समर्थित गुट पर बमबारी की है। यह हमला इराक के पश्चिमी इलाके अनबार प्रांत में हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले में कम से कम 7 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 13 घायल हुए हैं।
मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। आईआरजीसी ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को होर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। आईआरजीसी ने कहा कि सेलेन नाम के इस जहाज के पास होर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ये जहाज यूएई के शारजाह बंदरगाह से पाकिस्तान के कराची जा रहा था, लेकिन आईआरजीसी ने इसे रोक दिया। इस्लामाबाद स्थित ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मालाबार ग्रुप के सीएसआर मॉडल को देश के लिए एक मिसाल बताया। मालाबार अपने मुनाफे का 5% हिस्सा समाज सेवा और बेटियों की स्कॉलरशिप के लिए दे रहा है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। संबोधन के दौरान पीयूष गोयल ने भारतीयों की संवेदनशीलता और एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि जैसे हमने कोविड का मिलकर सामना किया, वैसे ही किसी भी चुनौती में देश एक साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक युद्धों के बीच भारत शांति के मार्ग पर है और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस को अपने दशकों पुराने मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड को खाली करना पड़ सकता है। पार्टी को स्टेट विभाग की ओर से बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है और 28 मार्च तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेट विभाग ने जारी नोटिस में कहा कि 24 अक्टूबर रोड के साथ साथ 5 रायसीना रोड पर युवा कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बंगला भी कांग्रेस के नाम पर ही आवंटित था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच दक्षिण 24 परगना में भारी संख्या में देसी बम बरामद हुए। पुलिस चुनाव सुरक्षा के तहत तलाशी अभियान चला रही है और इसी दौरान दक्षिण 24 परगना में 84 देसी बम और तालाब से एक राइफल बरामद है। बरामदगी के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और विजयगंज बाजार पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते यूपी के कई जिलों के आलू किसान भी परेशान हैं। लखनऊ के किसानों का कहना है कि फसल अच्छी हुई है, लेकिन खपत कम है। किसानों का कहना है कि सऊदी, यूएई और दूसरे देशों से आलू निर्यात होता है, लेकिन युद्ध के चलते एक्सपोर्ट बंद है। उनका कहना है कि खपत कम होने के चलते दाम भी सही नहीं मिल रहे। लागत 10 रुपए प्रति किलो के करीब है, लेकिन बाजार में 5 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के जालना में टमाटर के गिरते दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लागत निकलना तो दूर, मंडी में 4 से 5 रुपए प्रति किलो का भाव मिलने से किसान नाराज हैं और अमर काकड़े ने 25 क्विंटल टमाटर सड़क पर फेंक दिए। 1 एकड़ की खेती पर करीब 45,000 का खर्च करने वाले किसानों को अब अपनी मेहनत मिट्टी में मिलानी पड़ रही है। जालना के इन किसानों ने अब सरकार से गुहार लगाई है कि टमाटर का एमएसपी तय किया जाए, ताकि उन्हें इस भारी आर्थिक संकट से बचाया जा सके। शेयर बाजार में आज जबरदस्त रौनक दिखी। सेंसेक्स 1,205 अंकों की भारी बढ़त के साथ 75,273 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी शानदार रिकवरी रही और 394 अंकों की उछाल के साथ 23,306 पर बंद हुआ। निवेशकों के लिए आज का दिन खुशी भरा रहा, क्योंकि बाजार के लगभग सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। शेयर बाजार की इस बड़ी तेजी के बीच आज कुछ शेयर्स ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। श्रीराम फाइनेंस, टाइटन और ग्रासिम इंडस्ट्रीज आज के टॉप गेनर्स रहे, जहां निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, तो वहीं दूसरी ओर आईटी और पावर सेक्टर के दिग्गज शेयर्स में गिरावट रही। टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और टीसीएस आज के टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे। शेयर मार्केट में हरियाली के बावजूद आज भारतीय रुपए में गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे टूटकर 94 रुपए 5 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने रुपए पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन रुपए की कमजोरी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार की तेजी के बीच आज सराफा बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। सोने की कीमत 5,438 रुपए की भारी बढ़त के साथ 1,44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, तो वहीं चांदी में भी बड़ी हलचल है। चांदी 12,165 रुपए महंगी होकर 2,36,106 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। वैश्विक तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में अचानक तेजी आई है। ने आज फाइनेंस बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 32 अहम संशोधनों के साथ टैक्स पेयर्स के भरोसे पर आधारित सिस्टम पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य बहुत ज्यादा जांच के बजाय पारदर्शिता बढ़ाना है। वहीं एमएसएमई को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी चूक पर भारी जुर्माने की जगह अब सिर्फ फिक्स्ड फीस ली जाएगी। पश्चिम एशिया में जारी जंग और गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 को तुरंत लागू कर दिया है। इसके तहत अब पीएनजी का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता है तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। अगर कोई कंपनी पाइपलाइन के लिए रास्ता मांगती है तो सोसाइटी को 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी। मना किया या देरी की तो भी घरों की एलपीजी सप्लाई पर रोक लगाई जा सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच गैस संकट का असर अब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी दिखने लगा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के बाद अब स्विगी से भी खाना मंगाना महंगा हो गया है।
कंपनी ने हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी की। यूजर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपए के बजाय अब 17.5 रुपए देने होंगे। ये बढ़ोतरी डिलीवरी ऑपरेशंस की लागत बढ़ने के कारण की गई।